आज हम क्लास 10 का सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट होने वाला होगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या डिस्कस करेंगे? सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या पावर शेयरिंग होना इम्पोर्टेंट है, या पावर शेयरिंग क्या होता है, यदि बाय चांस किसी डेमोक्रेसी कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो क्या होगा। छोटा सा चैप्टर है, आसानी से समझेंगे, अकेले के साथ समझेंगे। यदि कोई टॉपिक या कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये चैप्टर स्टार्ट होता है दो कंट्री से, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा का आधा। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, हरियाणा से जस्ट आधा। अगर बेल्जियम का बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो बेल्जियम का बाउंड्री किसको टच करता है? फ्रांस को, जर्मनी को, नीदरलैंड को, लग्जमबर्ग को। बेल्जियम का बाउंड्री किसको टच करता है? फ्रांस को, जर्मनी को, नीदरलैंड को और लग्जमबर्ग को। अगर बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखें, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है, ताकि डिस्कस करते हैं उसको एथनिक कंपोजिशन को। बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको फ्लैमिश रीजन बोलते हैं। बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको फ्लैमिश रीजन बोलते हैं, जिसमें 59% डच पाए जाते हैं। बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पार्ट है फ्लैमिश रीजन है, जिसे 59% लोग डच बोलते हैं। बेल्जियम का साउथ वाला पार्ट जो है ये इसको वैलोनिया रीजन बोलते हैं, जिसे 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम का नॉर्थ वाला पार्ट फ्लैमिश रीजन में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं वैलोनिया रीजन में। बाकी जो 1% बचे हुए 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कैपिटल सिटी, जो छोटा सा देश दिखा है ये कैपिटल सिटी है। ये जो छोटा दिखा है ये कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, जहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब पूरा अगर कंट्री में देखा जाए, पूरी होल कंट्री में देखा जाए तो 59% लोग डच स्पीकिंग है, मतलब मेजोरिटी डच स्पीकर वाला का है और माइनॉरिटी फ्रेंच का है। लेकिन वही अगर कैपिटल में देखा जाए तो मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकर का है और माइनॉरिटी डच स्पीकर का है। देखेंगे इसे धीरे क्या चीज हुआ, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल पर कंट्री में 59% के साथ और 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग बोलते हैं ब्रुसेल्स में। ध्यान से सुनिए क्या चीज बोले, पूरे कंट्री में 59% लोग डच बोले हैं, मतलब मेजोरिटी डच का है। अगर ब्रुसेल कैपिटल की बात करते हैं तो 80% लोग फ्रेंच बोले हैं। क्या होता है? 1950 से लेकर 1960 के बीच में टेंशन बढ़ जाता है। डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में युद्ध होने लगता है। 1950 से लेकर 1960 के बीच में डच और फ्रांस के बीच में युद्ध होने लगता है। युद्ध क्यों होता है? रीजन दो रीजन बताते हैं। पहला, फ्रेंच जो होते हैं वो माइनॉरिटी में थे और जीत होते हैं। फ्रेंच माइनॉरिटी में होते हैं और ईच होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल होने के कारण वो डच पीपल को सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। वही दूसरे पॉइंट क्या चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, गवर्नमेंट जॉब हो गया या गवर्नमेंट एजुकेशन हो गया, वो सारा सारा किसको मिलता था? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को मिलता था। 1950 से लेकर 1960 के बीच में फ्रांस और डच के बीच में युद्ध होने लगा। युद्ध क्यों होता है? दो रीजन। फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में होते हैं, जीत होते हैं, जिस वजह से वो पावरफुल होते हैं और पावरफुल होने की वजह से वो लोग डच पीपल को सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। वही दूसरा रीजन क्या है? गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट प्रॉफिट होता है, बेनिफिशियल होता है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जितने गवर्नमेंट एजुकेशन हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया, वो सारा का सारा डच पीपल लोगों को नहीं मिल पाया था, बहुत लेट से मिला था, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में युद्ध हुआ। तो वहाँ की सरकार ने युद्ध को सुलझाने के लिए 1927 से लेके 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं। बेल्जियम की सरकार ने बेल्जियम की स्थिति को सुधारने के लिए 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं? पहला पॉइंट, सरकार ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जिसमें इक्वल नंबर ऑफ डच, इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर को बिठाया गया। दूसरी पॉइंट क्या थी? कुछ भी स्पेशल लॉ बनता है तो वो डच और फ्रेंच दोनों के सपोर्ट से बनता है। दोनों ने सहमति दिखाई तो वो स्पेशल लॉ पास होगा, अगर सहमति नहीं दिखाई तो वह स्पेशल लॉ पास नहीं होगा।
तीसरा पॉइंट क्या चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करे। चौथा पॉइंट क्या चीज है कि ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें इक्वल नंबर दिया गया फ्रांस को, इक्वल नंबर दिया गया डच को। अब पांचवा पॉइंट क्या चाहिए, एक अलग तरह का सरकार बनाया गया जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक अलग तरह का सरकार बनाया गया जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें हर कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। क्या किया गया 1927 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में चार बार चेंजेस हुआ। क्या क्या चेंजेस, पहला पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें डच और फ्रांस बोलने वाले मिनिस्टर इक्वल हुए। दूसरा पॉइंट का चीज था कि कुछ भी स्पेशल लॉ पास किया जाएगा तो वो डच और फ्रांस दोनों से मेजोरिटी दोनों के सपोर्ट से ही पास किया जाएगा। तीसरा पॉइंट का चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। चौथा पॉइंट का चीज ब्रुसेल्स के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया, अलग गवर्नमेंट बना के दिया गया। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया। पांचवा पॉइंट ये बताया गया है कि सबके लिए एक सरकार बनाया गया जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर दिया गया। मतलब बेल्जियम की सरकार ने बेल्जियम को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पावर को शेयर किया 3 भागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। यदि कोई टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए